हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप जानते हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफ़ी सारे सवाल होते हैं और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे किस तरह से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करने हैं, उनको पढ़ने हैं और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए साबित होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड उसके बाद प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इतने सारे टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। आप जानते हो ह्यूमंस आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवी पैरस। अगर किसी को वीवी पैरस का मतलब नहीं पता है तो काइंडली हमें बताएं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ये जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके ऊपर वैसे मैं बता देती हूँ। वीवी पैरस और ओवी पैरस, एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ओवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो बेबी होता है वो उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा हो, और ओवी पैरस का मतलब होता है एग लेइंग एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं और उस एग के अंदर बेबी डेवलप होता है, तो दैट इज नोन एज ओवी पैरस। और जो बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं वीवी पैरस। तो ये दो टर्म है। तो ह्यूमन जो है वो वीवी पैरस है ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये तीन इवेंट्स होते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी हो, तीन इवेंट्स तो पक्का होने हैं। एक आपका होगा क्या, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो इवेंट होगा वो होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन। और ह्यूमन में गैमेट कैसे होते हैं, तो मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन एंड फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन, ये दो चीजें हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इंसीमिनेशन। और ये इंसीमिनेशन भी आता है किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो अगर ह्यूमन की बात करो तो इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीजें आती हैं, पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा इंसीमिनेशन। याद रखना है आपको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीजें हो गई, एक तो गैमेटोजेनेसिस और दूसरा इंसीमिनेशन। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होगा। तो इसके बाद कौन कौन सी पीरियड आ जाती है, इसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी अलग अलग है। इसे हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नोन एज गेस्टेशन। एक बार नीट में ये सवाल पूछा था और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, जबकि आप देख रहे हो फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ही हम गेस्टेशन कहते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस हो गई। जैसे पहला प्रोसेस हो गया इम्प्लांटेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट हो गया इम्प्लांटेशन। ठीक है, बहुत ही इजी वर्ड में मैं आपको बता रही हूँ, इसको समझते चलना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एक एक करके आप चाहो तो नोट्स बनाते चल सकते हो, नोट करते चल सकते हो। एक एक चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिराइव करने वाली हूँ, सारी चीज़ों को, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले था प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें आप जानते हो गैमेटोजेनेसिस एंड इंसीमिनेशन प्रोसेस था। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है इम्प्लांटेशन। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड तीसरा आ जाता है पार्चुरेशन, यानी कि बेबी का बर्थ। बेबी बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन। तो ये तीन प्रोसेस हैं जो आती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। अब ये हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होगा, स्पर्म का अलग स्ट्रक्चर होता है, ओवम का अलग स्ट्रक्चर होता है। तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम देखते चलते हैं। सबसे पहला आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जानते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मेनली ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन, पेल्विस, आप लोग अगर पढ़े होंगे बोन्स वाला चैप्टर,
लोकोमोशन वाला चैप्टर, तो उसमें आपको पता चल गया होगा ये सारी चीज़ें। अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। और ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिए और अच्छे से। और डेली शाम में 7 बजे ये क्लासेस आती हैं, तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है बीएससी से रिलेटेड, बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर बीए से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब आ जाओ क्या क्या चीज़ें होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो इसमें टेस्टिस होता है अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट्स, देन ग्लैंड्स होते हैं, देन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। तो आपको याद रखना है टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब एक एक करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हो ये यूट्रस है, और ये जो पहले दिया हुआ है यहाँ पे ये एक छोटा सा, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये है यूरिनरी ब्लैडर। इसके आगे आप देख रहे हो ये है वास्ट डिफरेंस। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये है प्रोस्टेट। एक एक चीज़ याद रखते चलना। ये पेनिस है, इसके अंदर यूरेथ्रा होता है। ये जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। और इसका जो ये अंदर वाला पार्ट है ये फोर स्किन, मतलब ऊपर से जो ये कवर होता है उसे हम कहते हैं फोर स्किन। ये टेस्टिस है, और टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर रहता है। एक छोटा सा यहाँ पे ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड देन एक इजाकुलेटरी डक्ट इससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये सब सारे पार्ट्स यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो। अब चलो एक एक करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो टेस्टिस आप जानते हो सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच के अंदर जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो बॉडी के बाहर होता है, इसलिए होता है ताकि बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर हो, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो उसको मिल सके। दैट्स वाई ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। ये जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है ये कम होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। हर एक एडल्ट में जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है। इसका लेंथ ऑलमोस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर होता है एंड विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस जो है वो बहुत ही डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है, काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है। द टेस्टिस ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स। हर एक टेस्टिस में आप जानते हो 2 टेस्टिस हो गया, दोनों टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होंगे जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। एक एक चीज को काफी बारीकी से समझते चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ लोगे। अब यहाँ पे आ जाओ। ईच लोब्यूल जो है उसके अंदर हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, एंड ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक को हम बोलते हैं मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा होता है सर्टोली सेल्स। याद रखना है आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि प्रेजेंट है किसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। सिंपल समझो, टेस्टिस के अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक को बोलते हैं मेल जर्म सेल्स एंड दूसरे को बोलते हैं सर्टोली सेल्स। जो ये मेल जर्म सेल्स होता है इसमें बहुत सारे म्योटिक डिवीजन होते हैं और फाइनली ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो सर्टोली सेल्स होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू द जर्म सेल्स। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, मतलब ये 2 सेल हो गए, ठीक है। तो एक हो गया जर्म सेल और दूसरा हो गया सर्टोली सेल। तो ये सर्टोली सेल जो है ये हेल्प करता है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में और स्पर्म के डेवलपमेंट में, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके बाहर जो ये स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स। ध्यान रखना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उन्हें हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। लेडिंग सेल्स जो है ये सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स। कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछ दिए जाते हैं कि टेस्टिस जो हार्मोन रिलीज करता है वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, तो याद रखना है आपको इंटरस्टिशियल सेल्स उन हार्मोन्स को रिलीज करता है, एंड
उसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स, जो कि एंड्रोजन कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन इज द टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज्ड इन टेस्टिस थ्रू लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। पहले इस फिगर को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत फिगर यहाँ पे बना हुआ है। देखो, ये अब कंप्लीट एक टेस्टिस है, और इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। जब ये स्पर्म इस सभी में प्रोड्यूस होता है, तो वो इस रेटी टेस्टिस के थ्रू यहाँ से ये बाहर निकलता है। उसके बाद ये आता है एपिडाइडमिस। इस तरह का जो ये पार्ट है, ये किसे कहते हैं? एपिडाइडमिस। मतलब यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद रेटी टेस्टिस के थ्रू ये एपिडाइडमिस में गया, और एपिडाइडमिस में जाने के बाद यहाँ पे ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। ये इसके साथ जुड़ता है, ठीक है, वासा इफ्रेंसिया से जुड़ता है, और उसके बाद ये आता है, आगे बढ़ता है, और आगे जाता है, वास डिफरेंस से मिलता है, और वास डिफरेंस जो है इसको स्पर्म को लेके आता है यहाँ पे, और यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड मिलते हैं। इन तीनों का अपना अपना जो सिक्रेशन होता है वो इसके अंदर रिलीज करते हैं, और इसके बाद स्पर्म विथ द लिक्विड ऑफ सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड ये मिलके बाहर आता है, किसमें? इस यूरेथ्रा में। और यूरेथ्रा के बाद जहाँ पे आता है ग्लांस पेनिस के थ्रू ये बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आप बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। तो स्पर्म जब तक यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, तब तक वो सिर्फ स्पर्म होता है, लेकिन इसके बाद जब ये बाहर रिलीज होता है, तो उसमें सिर्फ स्पर्म नहीं होते हैं, बल्कि उसके साथ बहुत सारे अलग कंटेंट भी होते हैं, और यही जो कंटेंट होते हैं ये स्पर्म के साथ मिलके सीमेन बनाते हैं, ठीक है। तो सीमेन का मतलब होता है द लिक्विड एंड स्पर्म। द लिक्विड जो कि सेमाइनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी सिक्रेशंस होता है along with स्पर्म इज नोन एज सीमेन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक डायग्राम था, कम्प्लीटली एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है। ये आप जानते हो यूरिनरी ब्लडर है, और दोनों के पैसेज सेम ही होते हैं। मेल्स में स्पर्म का इजाकुलेशन एंड सिंपल यूरिन का पास ऑन दोनों एक ही से होता है, यूरेथ्रा के थ्रू होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्पर्म भी यूरेथ्रा के थ्रू ही पास ऑन होगा, और यूरिन भी यूरेथ्रा के थ्रू ही पास ऑन होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस वक्त यूरिन रिलीज हो रहा होता है उस वक्त स्पर्म रिलीज नहीं हो सकता है, और जिस वक्त स्पर्म रिलीज हो रहा होता है उस वक्त यूरिन रिलीज नहीं होता है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है। अब आगे आ जाते हैं। अगला जो है वो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है। अब ऑब्वियसली कुछ एसेसरी डक्ट्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट डक्ट्स तो हमने देख लिए। तो इसमें आता है रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वाइस डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनेगा, तो वो रेटी टेस्टिस के थ्रू कलेक्ट होगा, उसके बाद जाएगा वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के बाद वास डिफरेंस, और यहाँ से फिर ये कनेक्ट हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये आप देख रहे हो वासा इफ्रेंसिया में खुलता है थ्रू रेटी टेस्टिस। मतलब रेटी टेस्टिस सिंपल यहाँ पे याद रखो वासा इफ्रेंसिया, एंड वासा इफ्रेंसिया जो है ये एपिडाइडमिस में खुलता है, और इसके बाद ये एपिडाइडमिस जो है ये यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है, लुक करता हुआ ऊपर से एकदम बिल्कुल यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हो, ये इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर को लुक करता हुआ, मतलब यूरिनरी ब्लैडर है और इसके ऊपर से ये इसको घुमाता हुआ आता है, और उसके बाद वहाँ पे रिसीव करता है सेमाइनल वेसाइकल्स का, और यूरेथ्रा में बाहर इजाकुलेटरी डक्ट के थ्रू इजाकुलेट हो जाता है। These ducts store and transport sperm from the ready testis and outside through the urethra. सिंपल ये डक्ट्स का काम होता है कि टेस्टिस में जो स्पर्म बना है उस स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी कर दे। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड टू द पेनिस। इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। सिंपल ओपनिंग जो है एक्सटर्नल ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। इस तरह से बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हो गए। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, और इसी को हम स्पर्म कहते हैं। तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, आपको याद रखना है। अब आ जाओ आगे। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया।
पेनिस जो है उसे हम बोलते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसीमिनेशन. जो कि पेनिस है ये बहुत ही स्पेशल टाइप का टिश्यू का बना हुआ होता है. उसको हम बोलते हैं एब्डोसेंस सेल्स, जिसके वो बने होते हैं. एक्चुअली जिस वक्त स्पर्म रिलीज करना होता है उस वक्त इरेक्शन होता है, और इरेक्शन जो है इसके लिए स्पर्म के इजाकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसलिए ये काफ़ी एक स्पेशल टाइप के सेल्स का बना हुआ होता है जो कि इरेक्शन में हेल्प करते हैं एंड दैट फैसिलिटेट इंसीमिनेशन. द इनलार्ज इंडो पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस एंड उसके ऊपर एक लूज फोल्ड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं फोर स्किन. ठीक है. द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से आ जाएंगे तो आप जानते हो सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है. दीज ग्लैंड, ये सभी ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है काफ़ी ज़्यादा फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि जो सेमाइनल प्लाज्मा है या जो सिक्रेशंस है सेमाइनल वेसिकल्स के या प्रोस्टेट ग्लैंड के, उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये हेल्प करते हैं टू द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. पेनिस के लुब्रिकेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ताकि पेनिस का एक सर्टेन इरेक्शन हो और इंसीमिनेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो पाए. दैट्स वाई ये ज़रूरी हो जाता है. अब ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. कंप्लीटली हमने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से एसेसरी पार्ट्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. अब आगे आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं. अब आप जानते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ओवरी प्रेजेंट होता है, along with a pair of oviduct. ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, दैट इज ओविडक्ट. एक यूट्रस होगा, एक सर्विक्स होगा, एक वेजाइना होगा और कुछ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होंगे लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन. अब आगे देख लेते हैं. दिस parts of system along with a pair of mammary gland, along with the pair of mammary gland are called female reproductive organs. मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मैमरी ग्लैंड को अलग नहीं कर देना है. बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे दिमाग में, तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें ओवरीज, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड इंक्लूडिंग दैट मैमरी ग्लैंड्स आर नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब आ जाओ, इसमें भी आप जानते हो कि बहुत सारे फंक्शंस होंगे जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड देन चाइल्ड केयर. ये सभी चीज़ों में ये आपस में मिलकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन. आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है विच इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, तो वो होता है ओवरीज. ओवरीज आर नोन एज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट, जो कि ओवम प्रोड्यूस करता है, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स जिसे हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं. टेस्टिस टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करता है एंड ओवरी ओवेरियन हार्मोन रिलीज करता है. ये आपको ध्यान रखना है. वहाँ पे एंड्रोजन रिलीज हो रहा था, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है. ठीक है. द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. लोअर एब्डोमेन पार्ट में दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होता है और हर एक ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, जो कि पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है यूट्रस के थ्रू, मतलब यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू द लिगामेंट. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones. एक को हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरे को बोलते हैं मेडुला. सिंपल याद रखना है कि जो ओवरी है इसके ऊपर एक थीन इपिथेलियम होता है जो कि ओवरी को 2 पार्ट में बांटता है, जिसको अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स. तो सिंपल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ये 2 जोन्स आपको ध्यान रखने हैं. अब एक बार हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर को समझना. आप जानते हो ये दैट इज द पेल्विक रीजन, दैट इज द एनस. यहाँ से रेक्टम है ये और रेक्टम से ये एनस कनेक्टेड है, दैट इज द अलग पार्ट हो गया. यहाँ पे ये छोटा सा जो पार्ट है इस तरह से एक्सटेंडेड, ये है यूट्रस. ठीक है. ये वाला पार्ट यूट्रस है. यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सर्विक्स और ये वाला पार्ट है वेजाइना एंड दैट इज द वेजाइनल ओरिफिस.
इसको बोलते हैं वेजाइनल ओरिफिस। और इसके बाहर जो ये एक कवर रहता है, कवरिंग टाइप का रहता है, इसको हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। और इसके बाहर सबसे एक्सटर्नल पार्ट में भी एक इनफोल्डिंग होते हैं, मसल्स का इनफोल्डिंग होता है, जिसे हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। सबसे बाहर लेबिया मेजोरा, उसके अंदर लेबिया माइनोरा, जो कि छोटा सा इनफोल्डिंग होता है एक स्ट्रक्चर सेल का, उसे बोलते हैं। और ये होता है वेजाइनल ओरिफिस। और उसके बाहर यहाँ पे ये आप जानते हो यूरिनरी ब्लैडर है, तो यूरिनरी ब्लैडर की अलग ओपनिंग है। फीमेल में ये कैरेक्टर होता है, उनके लिए यूरिन रिलीज करने के लिए एक अलग ओपनिंग होती है, एंड ओवम रिलीज करने के लिए या स्पर्म रिसीव करने के लिए अलग ओपनिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइटोरिस, दैट इज द क्लाइटोरिस। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये एक यहाँ पे पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब आगे देख लेते हैं। अब जो ये ओविडक्ट है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्रस, वेजाइना और मतलब ये सिंपल दो ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, इनको हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स। ओविडक्ट एंड यूट्रस एंड वेजाइना, इन सभी को हम बोलते हैं एसेसरी डक्ट्स। ओके, मेन जो पार्ट है वो ओवरी है, और बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एसेसरी है, सिंपल याद रखो। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। जितने भी फैलोपियन ट्यूब्स हैं वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस। ये ओवरी से यूट्रस तक कनेक्टेड होते हैं। फिगर में हम लोग देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले फिगर से ही समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हो फिगर, ये इंटरनल फिगर है। ठीक है, अभी तक हमने एक्सटर्नली देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, अब इंटरनली देख लेते हैं एक बार। तो आप जानते हो कि ये जो है एक लिगामेंट है, और इस लिगामेंट से ये ओवरी जुड़ा हुआ है। और इस ओवरी के पास जो ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब है, और ये लिखा हुआ भी है फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं फिम्बरी। तो ये भी ध्यान रखना है, इनफंडिबुलम से ये फिम्बरी जुड़ा होता है। अब ये फिम्बरी का क्या काम होता है, तो जब यहाँ से ये ओवम रिलीज होगा, तो इस ओवम को कलेक्ट करने का, बिल्कुल ऐसे ब्रश की तरह उसको ना कलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये फिम्बरी यहाँ से इसको कलेक्ट करते हैं, फिर एम्पुला, और उसके बाद ये इस्थमस, जो पार्ट यूट्रस से जुड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं इस्थमस। और एम्पुला और इनफंडिबुलम एंड इस्थमस, इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस है इसे हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, तो टोटल 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसके 3 पार्ट हो गए, कौन कौन सा, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। और इनफंडुलम का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फिम्बरी, दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम। तो आई होप कि इतना क्लियर है। अब देख लो, जब ओवम यहाँ से ये पास ऑन होके यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे ये फिर इंतज़ार करता है, यहाँ ये 2 दिन तक रुकता है, इंतज़ार करता है, और बोलते हैं ना कि स्पर्म का इंतज़ार कर रहा है कि कब आओगे। तो जब वो नहीं आता है तो बेचारा तड़प तड़प के अपनी जान दे देता है। तो इसके बाद जब ये मर जाता है, तो मरने के बाद ये यहाँ पहुँचता है, यूट्रस के वॉल को टॉर्न करता है, और टॉर्न करने के बाद यहाँ से बहुत सारे लिक्विड के साथ ये बॉडी से बाहर चला जाता है। और ये एवरी 28 डेज पे हमेशा फॉलो होता रहता है, और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये चलता रहता है कंटिन्यूअसली, जब तक कि ये स्पर्म यहाँ पे ना आए और इसको खुशी ना मिले, तब तक ये इसी तरह से तड़प तड़प के अपनी जान देता रहता है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हो ये जो अपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूटेराइन फंडस। इसके अंदर जो ये ल्यूमेन है इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। जो यूट्रस है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। जैसा कि हमने फैलोपियन ट्यूब में 3 लेयर्स देखे थे, वैसे ही यूट्रस के भी 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। आउटर हो गया पेरीमेट्रियम, इनर हो गया मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर का हो गया एंडोमेट्रियम। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, और इसके बाद आता है वेजाइना। और वेजाइना के बाद बाहर जो एक्सटर्नल ओरिफिस होता है जिसे हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। तो ये इतना डायग्राम में आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस
याद रखना है फिम्बरी, जो कि ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। सिंपल रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो जब ये यहाँ से ओवम रिलीज होगा दैट इज ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के बाद ये यहाँ से इसको कलेक्ट करके लेके आता है। अब आगे देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला एंड द लास्ट पार्ट इज इस्थमस, जो कि नैरो ल्यूमेन होता है, जो कि यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है। अब आप जानते हो अगला जो पार्ट होगा ये ऑब्वियसली यूट्रस होगा। तो सिंगल यूट्रस प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम वॉम्ब कहते हैं। एंड द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। बहुत बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि जो बॉम्ब है या जो यूट्रस है उसका शेप कैसा होता है, तो ये बिल्कुल इन्वर्टेड पियर की तरह इसका शेप होता है। ये सब दिस इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट एंड अटैच्ड टू पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल के साथ ये लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है। द यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। अभी हमने देखा कि यूट्रस सर्विक्स में खुलेगा और सर्विक्स वेजाइना में। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच along with vagina forms the birth canal। सिंपल याद रखो, जो ये सर्विकल कैनाल है और जो वेजाइना है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। बच्चे का जो जन्म होता है वो यहीं से होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज द बर्थ कैनाल विच along with vagina forms a birth canal। The wall of uterus has 3 layers, जो मैंने अभी आपको बताया। पेरीमेट्रियम जो कि काफ़ी थिक होता है और स्मूथ मसल होते हैं। मायोमेट्रियम जो कि इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, और इसके बाद एंडोमेट्रियम जो कि यूटेराइन कैविटी बनाता है। एंडोमेट्रियम में बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मैंने आपको अभी बताया कि जब ये इसके बॉडी के अंदर इंटर करेगा ये, तो क्या होगा, इसको टॉर्न करेगा, तो एंडोमेट्रियम को वॉल टॉर्न होता है, तो इसीलिए इसमें बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। इसमें बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बेबी का डिलीवरी हो रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वॉल में सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे देख लेते हैं, जो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है ये इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें होते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो हमने आपको फिगर में दिखाया है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ध्यान रखना है आपको, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या क्या हो गया, तो मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। जो मॉन्स प्यूबिस होता है दैट इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, कुछ फैटी टिश्यूज होते हैं, बिल्कुल ये इस तरह का फैट का एक टिश्यू होगा और इसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं काफ़ी सारे, जिन्हें हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो दैट इज कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, तो इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। एंड उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट इधर लेबिया मेजोरा। इसके बाद एक पार्ट होगा जिसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और इस लेबिया मेजोरा के अंदर एक और पार्ट होगा जिसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और इसके अंदर यहाँ पे एक क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पे एक यूरेथ्रल ओपनिंग रहता है, और देन वेजाइनल ओपनिंग होता है, और इस वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए हुए होता है हाइमेन। तो ये आपको समझ में आ गया है, आई होप। अगर नहीं आया है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो that is the fleshy folds of tissues which extends down from the mons pubis and surround the vaginal opening, जो vaginal opening को surround करता है, और mons pubis से ये extend होता है और आता है कहाँ तक, vaginal opening तक, इस तरह से ये कवर करता है, तो इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। और लेबिया मेजोरा के अंदर सेम एक और इनफोल्डिंग होता है जिसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। A paired fold of tissues under the labia majora. The opening of vagina is often covered partially by membrane called hymen. जो vaginal opening होता है that is covered by hymen. Clitoris is a teeny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora. जो labia minora का यहाँ पे upper junction होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे एक finger-like structure होता है जिसे हम बोलते हैं clitoris, ठीक है, above the urethral opening। इसलिए मैंने आपको बताया सबसे पहले क्लाइटोरिस, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग एंड देन वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, और उस वेजाइनल ओपनिंग को कवर करता है हाइमेन। द हाइमेन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे या फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे जो हाइमेन है वो ब्रेक हो जाता है।
इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटरकोर्स के टाइम ही ब्रेक हो, ये कभी भी किसी भी कारण से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि काफ़ी पतला ये होता है, तो कोई भी कारण हो सकता है। सडनली आप कहीं से गिर जाओ, या सडनली आप कहीं पे मतलब अचानक से आपको चोट लग गई है, कोई सिंपल टैम्पन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो। टैम्पन्स इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पैड्स की जगह हम टैम्पन्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। तो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं गलत तरीके से, क्योंकि हमें नहीं आता है, हमने सीखा नहीं है, किसी ने बताया नहीं, तो उस केस में भी ये वेजाइनल मतलब ये टॉर्न हो जाता है। इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, तो उन सब केसेस में भी ब्रेक हो सकते हैं। दैट इज नॉट द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, ये ध्यान रखिएगा। हाइमेन इज नॉट द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, कुछ में क्वाइटस यानी कि इंटरकोर्स के बाद भी हाइमेन जो है वो परसिस्ट करता है। इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये ध्यान रखो, मैक्सिमम लोगों को सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि लड़की का वेजाइना है, सॉरी हाइमेन है, दैट मीन्स सी इज प्योर, सी डोंट हैव sexual experience, she don't lose her virginity। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस किसी लड़की के कैरेक्टर को दिखाता हो। दैट डजंट मीन दैट, और ये आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें मैं इस पर नहीं बताऊंगी, बस इतना ध्यान रखो, हाइमेन किसी भी वजह से ब्रेक हो सकता है, बिकॉज ये काफ़ी पतला झिल्ली होता है। दैट डजंट मीन सी हैज़ अ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। आगे आ जाते हैं मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर। मेमरी ग्लैंड्स को समझ लेते हैं। जैसे आप जानते हो मेमरी ग्लैंड्स, ये रिब्स हो गए, हमारे रिब्स मसल्स हो गए, और रिब्स मसल के बाद एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरालिस मेजर मसल इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेजर मसल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। और इसके बाद कुछ फैट प्रेजेंट होते हैं, और इन फैट्स के अंदर बहुत सारे मेमरी लोब्स होते हैं, और इन मेमरी लोब्स के अंदर मेमरी एल्वुलाई होता है, और ये सारे एल्वुलाई एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू द मेमरी डक्ट। और ये मेमरी डक्ट खुलता है एक वाइड डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला, और एम्पुला खुलता है लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, और ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट एक जगह जुड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं निप्पल। और ये इसके ऊपर बाहर जो स्किन होता है उसको हम बोलते हैं एरियोला। तो ये कंप्लीट मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान रखना है। कुछ फैट्स होंगे, कुछ मसल होगा, और इसके अलावा मेमरी लोब्स होंगे। उन मेमरी लोब्स में मेमरी एल्वुलस होंगे। एल्वुलस के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है, और ये सभी मेमरी डक्ट से आपस में जुड़े होते हैं। जहाँ पे सारे मेमरी डक्ट्स जुड़ते हैं उसे हम एम्पुला कहते हैं, और ये सभी एम्पुला ओपन होते हैं इन द लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर जुड़ता है निप्पल, जिसके थ्रू बेबी मिल्क सक करते हैं। तो ये था कंप्लीट एक डायग्राम जिसको हम लोग समझ लेते हैं। अ फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स नॉट ह्यूमंस, मैमल्स का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज इंक्लूडेड इन मैमल्स, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एक्चुअली फीमेल मैमल्स का। एंड मेमरी ग्लैंड आर अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिन्हें हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, कंटेन्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसे हम जो कि वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जिसमें प्रेजेंट होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है इज ईच डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स, और इन लोब्स के अंदर बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। और these alveoli secrete milk which is stored in the cavity lumen called lumen of alveoli. The alveoli open into mammary tubules, and each tubule is joined to mammary duct, and several ducts forms a wider mammary ampulla and which connected to lactiferous duct, और इस लैक्टिफेरस डक्ट से बेबी जो है वो मिल्क को सक करता है। तो ये था कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंप्लीट स्ट्रक्चर्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये हमने पढ़ लिया। हमने देखा है सिर्फ पार्ट्स के बारे में,
ठीक है, सिंपल ध्यान रखो। अभी हमें सारे इवेंट्स पढ़ने हैं। सारे इवेंट्स मतलब कौन कौन से इवेंट्स? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको बताया प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस पढ़ना है हमें, गैमेटोजेनेसिस एंड इंसीमिनेशन, इसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है कौन कौन सा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है गैस्टेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन एंड देन बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो ये एक एक करके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7052529525। आप हम इस पे मैसेज करके जुड़ सकते हो और हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका प्रॉपर और काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके हर एक सब्जेक्ट का। क्लासेस के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं, या अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियो।